गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति में हमने आपको जो पीछे वाला वीडियो था उसमें हम आपको नेपोलियन के बारे में पढ़ा रहे थे। नेपोलियन कैसे कमांडर से सम्राट बना, कैसे अपना पूरा यूरोप में अपना वर्चस्व स्थापित किया और कैसे स्पेन के एक फोड़ा ने नेपोलियन को बर्बाद कर दिया। ये सारे घटना हम आपको पीछे वाला वीडियो में पढ़ा चुके हैं। जो भी नए व्यूअर्स हैं वो पहले उस वीडियो को जाके देखें, उनको बेहतर समझ में आएगा। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तब। चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल के कुछ जो इम्पोर्टेंट बात है जो हमेशा एग्जामिनेशन में आपको पूछता है वो उसको हम रिकैप कर देते हैं एक बार। तो चलिए देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट का जीवनी है। अब यहाँ पे देखिए आपको नेपोलियन बोनापार्ट 1, 2, 3 दे देगा, लेकिन ये सब कोई नहीं है। ये सब नेपोलियन बोनापार्ट 1 ही है हिस्ट्री में, और कोई नहीं है। उसके बाद जीवन परिचय। उसके बाद देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो 15 अगस्त। और 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 1769 में। और 1869 में किनका जन्म हुआ है ये बताइएगा, और 1469 में किनका जन्म हुआ है ये बताइएगा। ये 69 का कहानी है। 1469 गुरु नानक देव जी। उसके बाद 1769 में नेपोलियन का जन्म हुआ। 1869 में किसका हुआ है, तो महात्मा गांधी का हुआ। तो ये था। उसके बाद कहाँ हुआ, तो कोर्सिका द्वीप, ये भी पूछ देता है एग्जामिनेशन में। और आजासियो फ्रांस में एक जगह है, वहाँ पे हुआ था। ये अपने आप को सम्राट घोषित कब करता है हम बता चुके हैं, 1804 में। 1805 में क्या होता है, तो ऑस्टरलीज एक युद्ध होता है तथा रूस और ऑस्ट्रिया के संयुक्त सेना को पराजित किया तथा रूस के साथ पेशवर की संधि 1805 में करता है। ये सब इम्पोर्टेंट है जो हमेशा आपको एग्जामिनेशन में पूछता है। उसके बाद आगे चलते हैं। 1805 में ही ट्रफलगर का युद्ध होता है जिसमें वह इंग्लैंड से हार जाता है। और 1807 में इंग्लैंड का युद्ध रूस के साथ किया। इस युद्ध में रूस की पराजय हुई तथा रूस ने टिलसिट की संधि किया। ये टिलसिट की संधि देख लीजिएगा, जो फैक्ट है वो हम आपको रूबरू कर रहे हैं। 1812 में नेपोलियन बोनापार्ट मॉस्को अभियान पे जाता है। हम आपको स्टोरी बता चुके हैं, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप पीछे वाला वीडियो में जाके देखिए। 1813 में लिपजिंग युद्ध हुआ जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट की हार होता है और उसको एल्वा द्वीप पर भेज दिया जाता है। उसके बाद 1815 में वाटरलू का युद्ध होता है और ये नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन का सबसे अंतिम युद्ध होता है। और यहीं पर इसको वाटरलू के युद्ध में सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया जाता है। और वहाँ भी इसको पड़ता है, सोचिए, वहाँ से इसको डर रहता है इंग्लैंड को कि वहाँ से भी भाग जाएगा। अंत में इसको जहर दे के मार देता है और फिर नेपोलियन का वहीं मृत्यु हो जाता है। क्यों, अब यहाँ पे सोचना है कि क्यों इसको मारता नहीं था। तो अगर इसके चाहने वाला इतना था यूरोप में कि अगर इसको मार देता इंग्लैंड या रसिया मिल के या और स्पेन मिल के, तो पूरा यूरोप में बवाल हो जाता। इतना इसको चाहने वाला लोग था, इसलिए इसको कैद करके ही रखता था, बंदी बना के ही रखता था। उसके बाद आगे चलते हैं उसके बाद द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन्स क्लब की महिलाओं का मांग था कि मुझे पुरुषों की तरह राजनीतिक सुधार मिले, समझिए। उसके बाद उस समय की बात है जब एक क्लब बनाया गया था, वो क्लब महिलाएं भी बोलती थी कि हमको पुरुषों इतना अधिकार मिले। एक क्लब का ए नाम था। उसके बाद 1791 में ओलम्प द गुज नामक महिला ने पहली बार आवाज़ उठाया, महिला एवं नागरिक अधिकार की घोषणा जारी किया। लेकिन जैकोबियन क्लब के सदस्य, उस समय जैकोबियन दल की स्थापना हो गया था और इस महिला को रॉबेस्पियर मार देता है। उसके बाद जैकोबियन ने महिलाओं को समझाते हुए कहा कि प्रकृति ने महिला और पुरुष के जिम्मेदारियां में बांटा है।
जैकोबियन जो रॉबस्पियर था उन्होंने बताया कि महिला का प्राकृतिक यानी भगवान पुरुष को कहा है कि तुम कृषि, शिकार, राजनीतिक कर्तव्य करने के लिए बने हो, तथा महिला को बोला है कि तुम सिर्फ गृहस्थ कार्य करेगा, मातृदायित्व, अपने बच्चे को पाले पोसेगा, यही तुम्हारा कर्तव्य है। ये कर्तव्य भगवान ने बना के भेजा है। उसके बाद अगर इतना के बाद भी यदि कोई महिला पुरुष बनने की इच्छा करता है तो वह निर्लजता का बात कर रहा है। सोचिए किस तरह से उस समय स्त्रियों को अधिकार को दबाया गया, स्त्रियों को कुछ वैल्यू नहीं दिया गया, उस समय की बात है। उसके बाद वाटरलू एक जगह है जहाँ भेजा गया था इसको। अब पूछ देगा एग्जामिनेशन की वाटरलू कहाँ है, तो ढेर को मार देगा तो कि फ्रांस में है वाटरलू, लेकिन वाटरलू फ्रांस में नहीं है, वाटरलू बेल्जियम में है, एक द्वीप है वहाँ पे उसको वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट हार जाता है। इसको सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया जाता है। और सेंट हेलेना द्वीप कहाँ है, तो ये भी एग्जामिनेशन में पूछता है। सेंट हेलेना द्वीप अंटार्कटिक महासागर में है। नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु 1821 में हो गई। अब देखिए, अब जब नेपोलियन वहाँ पे ख़त्म, नेपोलियन भी फ्रांसीसी क्रांति से ख़त्म हो गया। सोचिए फ्रांसीसी क्रांति कहाँ से कहाँ चला, कैसे चला, फिर नेपोलियन, फिर राजतंत्र हुआ, फिर नेपोलियन आया, कैसे चला और कैसे ख़त्म हो गया। तो यही ढेर स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं कि कहाँ से चला। लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, उसके बाद कौन आया, रॉबस्पियर आया, प्रिंसो आया, उसके बाद भी ढेर सारा दार्शनिक आए। तो मैंने किस ओर से चला, कैसे चला और कहाँ पहुँच गया, सोचिए। उसके बाद फ्रांस, अब देखिए जब क्रांति जब ख़त्म हो गया फ्रांस में, उसके बाद क्या होता है, फ्रांस पे क्या प्रभाव पड़ता है, यानी फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव क्या हुआ, वो हम आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। ये पिछले वाला क्लास था उसको हम रिकैप कर रहे थे। अब देखिए फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव महिलाओं पर पड़ा, दास पर पड़ा, और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी था, रोज़ाना की ज़िंदगी था, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। अब महिला पे क्या प्रभाव पड़ता है जो देखते हैं। महिलाएं और फ्रांस की क्रांति। कुलीन पादरी घर के महिलाएं, तृतीय स्टेट के धनी परिवार की महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति थी। अब देखिए जो कुलीन वर्ग था, पादरी वर्ग था, उसके महिलाओं को तथा तृतीय स्टेट के धनी परिवार के महिला को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। बाकी निम्न वर्ग को महिला को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। तृतीय स्टेट के गरीब महिलाएं का शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता था। वो सिलाई, बुनाई, कपड़ा धुलाई और बच्चों को पढ़ा सकता था। पाँव रोटी खरीद कर लाने जा सकता था। जिस तरह से अभी लोग दूध लाने जाता है, उसी तरह से वहाँ पाँव रोटी मिलता था। पाँव रोटी बहुत प्रचलित था फ्रांस में, और उसको लाइन लगा के खरीदना पड़ता था। तो ये सब काम था तीसरे स्टेट वाले महिलाओं की। उसके बाद महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था उस समय महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक में रखा गया था। रॉबस्पियर ने 1793 में ओलंप दे गूज हम बताएं महिला को गिलोटिन चढ़ा दिया था। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट का शासन आने के बाद नेपोलियन कोड बनाया, और नेपोलियन कोड में महिलाओं को ढेर सारा अधिकार दिया गया, समझिए। उसमें महिलाओं को स्कूली शिक्षा कहा कि अब महिलाएं स्कूल में पढ़ सकती है, शिक्षा ग्रहण कर सकता है, शादी अपने मन से कर सकता है। उस समय नहीं था कि कोई पुरुष नहीं महिला को कह सकता था, यानी कोई महिला अपने मन से शादी नहीं कर सकता था। लेकिन नेपोलियन ने बोला कि महिलाएं भी अपने मन से शादी कर सकता है, इच्छिक शादी कर सकता है। महिलाओं को भी तलाक देने की अर्जी लगाने के यानी महिला भी तलाक दे सकता है। उस समय सिर्फ पुरुष ही तलाक देता था, महिला तलाक नहीं देती थी। तो अभी देखिए बिहार सरकार था, एक पकड़ौआ विवाह चला था। पटना हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया कि पकड़ौआ विवाह को हम मान्यता नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं कि वहाँ पे जिसको शादी हुआ, यानी जो दूल्हा हुआ, वो जाके कहा कि हमको तो मन नहीं था शादी करने के, हमको पकड़ के इसको से शादी कर दिया है। तो हाई कोर्ट ने इसको पर कहा कि ठीक है, लेकिन इसी को फिर गलत यूज होना शुरू हो गया। फिर पटना हाई कोर्ट अपने फैसला से बदल दिया। उसके बाद देखिए महिलाओं को व्यावसायिक परीक्षण का भी प्रावधान किया गया। महिलाओं को
कलाकारी बनने का भी अनुमति दिया। कोई भी एक्टिंग कर सकता है, कोई भी कलाकारी कर सकता है। तो नेपोलियन कोड में महिलाओं के लिए अच्छा खासा एक सम्मानजनक स्थिति बनाया गया। उसके बाद महिलाओं के लिए समान मताधिकार और समान वेतन का प्रारंभ फ्रांस में कब होता है? तो ये ध्यान रखिएगा 1946 में। 1946 में वहाँ महिला मताधिकार कर सकता है और समान वेतन यानी पुरुष को जितना मिलता है उतना महिला को भी मिलेगा। ये कब लागू हुआ? 1946 में। इम्पोर्टेंट है। दास प्रथा पर क्या प्रभाव पड़ा ये देखते हैं। अब इसको समझने के लिए थोड़ा हम अंदर थोड़ा डेप्थ में चलते हैं। देखिए दास क्या होता था। दास होता था कि अगर सबसे पहले दास का खरीद बिक्री इंग्लैंड किया और इसका मेन के सेंटर था जहाँ से दास को खरीदा जाता था, लिस्बन था। लिस्बन कहाँ है आप लोग बताइए? लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी को है, वहाँ लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है और लिस्बन में ही दास को खरीद बिक्री होता था और बहुत बड़े पैमाने पर होता था और यहाँ से ही पूरे यूरोप में दास को डिलीवर किया जाता था, लिस्बन से ही। तो 17वीं शताब्दी में इस लिस्बन प्रमुख केंद्र था और फ्रांस भी दासों को खरीदकर कैरिबियन द्वीप पर ले जाता था और वहाँ उस चाय तंबाकू ढेर सारा उससे काम करवाता था। अब देखिए बीच में जब रॉबस्पियर आया उस समय बोल दिया था, दास मुक्त कर दिया था फ्रांस को, कोई भी दास फ्रांस नहीं रख सकता, समझ गए ना। और ये दास का मुख्य केंद्र त्रिकोणीय केंद्र था, वो हम आपको बताते हैं। एक उत्तरी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, ये त्रिकोणीय केंद्र था दास को। यहीं से दास को लाया जाता था और उसको बेचा जाता था। जंजीर दोनों हाथ पर बांधा हुआ रहता था और उसमें महिलाएं पुरुषों दोनों रहती थी। आप उसको खरीदिए, उसको से जे मन है जे करवाइए। तो इस तरह से जानवर, जिस तरह से अभी जानवर बेचा जाता है ना, उस समय आदमी का बिक्री होता था। सोचो कैसा स्थिति होगा उस समय। और अच्छा को है तो उसको अच्छा, वही तुरंत बंदरगाह पर आया, टटका माल है तो उसको खरीदिए, चुनिए, जो अच्छा है उसको खरीद के लेके जाइए। इस तरह से होता था। तो रॉबस्पियर ख़त्म कर दिया था। लेकिन जब नेपोलियन आया तो नेपोलियन ने बोला कि जो दास मुक्त नहीं किया, 1794 में दास मुक्त करता है रॉबस्पियर। फ्रांस में कोई दास नहीं खरीद सकता है, नहीं कोई दास रख सकता है। उसके बाद जो नेपोलियन आया वो बोला कि निग्रो का नाम सुने होंगे। निग्रो एक जनजाति है अफ्रीका का जो सहारा के दक्षिण में रहता है। बोला कि निग्रो को खरीद बिक्री कर सकता है और उसको ला सकता है। तो निग्रो को नेपोलियन ने दास को कहा कि कोई नहीं, निग्रो जो होता है जनजाति, उसको तुम खरीद के उसको काम में लगा सकता है, समझ गया। उसके बाद यूरोप, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका तीनों में दास का चल रहा था व्यापार। हम बोले ना तीनों में था। फ्रांस के दो बंदरगाह बार्दे और नांते दो जगह है फ्रांस में। एक गांव था, एक बंदरगाह था, एक छोटा मतलब उतना विकसित गांव नहीं था, लेकिन यहीं पे दास उतरता था और यहीं से खरीदा जाता था। और अंत में ये दोनों एक बहुत बड़ा व्यापारिक शहर बन गया गांव से, क्योंकि दास आता था पुर्तगाल से, तो यहीं पे बंदरगाह था, यहीं पे आता था, सबसे पहले यहीं पे जाता था और यहीं से खरीदा जाता था। उसके बाद 1891 में बने संविधान में दासों को रखने का अनुमति दिया गया, परंतु 1794 में कन्वेंशन में दासों को, हम बताएं कि रॉबस्पियर ने दास मुक्त कर दिया गया, जैकोबियन दल के सदस्य रॉबस्पियर द्वारा। उसके बाद 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने निग्रो जनजाति के दास को व्यापार करने के लिए रखा। निग्रो अफ्रीका महादेश के सहारा महाद्वीप के दक्षिण में निवास करने वाला एक जनजाति था। 1848 में, डेट याद रखिएगा, फ्रांस को दास प्रथा से ख़त्म कर दिया गया, दास मुक्त हो जाता है पूरी तरह से फ्रांस 1848 में। अब है कि फ्रांस के क्रांति पर जो रोज़ाना ज़िंदगी था उस पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी डेली में क्या प्रभाव पड़ा। तो सेंसरशिप की समाप्ति हो जाता है। अब अखबार कोई पर किसी अखबार पर रोक टोक नहीं है। किताब अखबार छपाई करने का स्वतंत्र अनुमति है। आप नाटक में अभिनय
बिना सब कर सकते हैं, यानी रोल प्ले कर सकते हैं, रोल ले सकते हैं, नाटक बना सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं। तो ये प्रभाव था। अब यहाँ पे देखिए, हम जैसे अभी कि सबसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, आदर्श सबसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी भी चाहते थे कि भारत में राम राज आए। तो राम राज का मतलब क्या होता है? राम राज का मतलब होता है कि यहाँ सभी नागरिक अमन चैन से जी रहे। ये नहीं होता है राम किसी आदमी से नहीं मतलब है। राम राज के मतलब है कि सबको DPSP मिले, सबको मूल अधिकार मिले। राम राज का मतलब ये होता है सबको संविधान के तहत एक जीने का और एक चलने, एक बोलने, एक खाने पीने का सबका एक हक मिले। तो इसको राम राज बोलते हैं। अब जो जैसे अभी तो भारत में राम छाए हुए हैं, लोग समझ नहीं रहा है कि राम क्या है, राम के आदर्श क्या था। राम के आदर्श सोचिए, राम के ये नहीं हम कह रहे हैं कि राम थे कि राम नहीं थे, कि राम दशरथ के पुत्र थे कि नहीं थे, ये सब पर नहीं जाते हैं। हम राम को एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं और उस व्यक्ति में क्या आदर्शवाद था, क्या आदर्श था, उसको हम देखते हैं और उसको हम ग्रहण करते हैं। आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पूरा चल रहा है, राम आएंगे तो, अरे राम आएंगे, राम तो थे, हैं और हमेशा रहेंगे, राम आएंगे कहाँ से? तो हम वो राम के बात कर रहे हैं। राम एक व्यक्ति थे, उनमें क्या आदर्शवाद था। बोले महात्मा गांधी खुद बोलते थे कि हम सबसे, अगर मेरे जीवन में अगर मैंने कुछ सीखा तो सबसे ज़्यादा पवित्र नारी सीता और द्रौपदी है। उससे हमने त्याग के भावना सीखा। तो देखिए, हर एक चीज़, हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ गुण होता है, आदर्शवादी गुण होता है, जिसको हमको अपनाना चाहिए। चाहे वो राम हो, चाहे सीता हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कोई हो, हर एक व्यक्ति में क्या आदर्श गुण था। जैसे राम, सोचिए, राम एक अपने पिता के कहने पे, पिता ने बोला कि हमने पत्नी का एक वचन दिया है और उस वचन के तहत तुमको बन जाना होगा। राम बोले कि ये तो बहुत साधारण बात है, हम जंगल जाएंगे। तो जंगल गए। उसमें देखिए एक आदर्श नारी सीता, उस समय सीता बोल सकती थी। सीता कोई साधारण घर की नहीं रहने वाली थी। सीता अपने राजकुमारी थी, राजा जनक, नेपाल के महाराज, उनके पुत्री थी। वो चाहती थी कि आप जाइए वन, हम नहीं जाएंगे आपके साथ, हम चलते हैं अपना घर, आप जाइए, 14 वर्ष में आइएगा तो हम फिर आएंगे। तो सोचिए, इस तरह के नहीं कि। उसके बाद देखिए लक्ष्मण ने बोला, उस समय लक्ष्मण का नया नया शादी ही हुआ था। आज के लड़कन के नया नया शादी होगा तो औरत को छोड़ के तो कोई जाएगा नहीं। लक्ष्मण ने कहा कि नहीं, हम भैया और भाभी की सेवा के लिए जाएंगे। उनका एक पत्नी था उर्मिला, वो कहा कि हम भी चलेंगे। तो लक्ष्मण बोले कि हम तुमको सेवा करेंगे कि उनको करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आदर्शवादी क्या आदर्श है उनमें, उनको हमको ग्रहण करना चाहिए। सीता चाहती तो नहीं बन जाती, वो अपने घर पे चल जाती, जब राम आते तो फिर अयोध्या आती। तो ये सब चीज़ किसी बुक में नहीं मिलता, ये सब हमको संस्कार है, ये सब सीखना चाहिए। नहीं कि राम के नाम पे नफरत, राम के नाम पे क्लेश द्वेष, ये सब आज के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ही चल रहा है। राम मंदिर में शंकराचार्य नारुष्ट हैं तो उधर वो नारुष्ट हैं। अगर तुमको लग रहा है कि अब तुम सबका विचारधारा तो अलग है, भारत में कोई अलग विचारधारा के आदमी है, तो कोई अलग विचारधारा के आदमी है, तो सबको जो अपना पसंद आता है उस तरह से कैरी फॉरवर्ड करता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। आज तो पूरा देश ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बर्बाद हो गया है। कोई किताब देखना नहीं है, कोई आदर्श देखना नहीं है, पूरा राम धुन में लगन है। अरे वो राम को पूजा करो जो अब एक स्त्री के कहने पे, एक पिता को कहने पे वन चल जाते हैं। वहाँ उन्होंने 14 माह रहा, कष्ट में रहा, उसके बाद आया। तो इस तरह का राम है ना। कुछ लोग अपने धर्म अपने धर से कुछ बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। तो हम ये राम राज की बात कर रहे हैं, क्योंकि राम राज का कंसेप्ट हमारा संविधान में नहीं है। वो हमारा संविधान में राम राज न होकर उसको DPSP में बदला गया है, उसको मूल अधिकार में बदला गया है। हमारे नागरिकों को एक बेहतरीन जीवन जीने का हक मिलना चाहिए। जैसे हमारा मनुस्मृति था, मनुस्मृति वो भी एक संविधान की तरह है, लेकिन उसमें बहुत सारा बुराइयां हैं। जैसे उसमें स्त्री को
ढील दृष्टि से देखा गया है, खराब दृष्टि से देखा गया है, मतलब स्त्री सबसे अपवित्र सब वस्तु है, बहुत तरह के हैं। लेकिन हमारा संविधान उस तरह के नहीं है। लेकिन अभी तक कुछ जो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में कुछ लोग हैं जो मनुस्मृति के में कहने के, मनुस्मृति अच्छा है कहने में उनको शर्मिंदा महसूस नहीं होता है। पता नहीं वो किस तरह के लोग हैं, वो उनका विचारधारा किस तरह के है। लेकिन हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि आज जो लोकतांत्रिक देश है, जो वैज्ञानिक और तर्क युग का वर्तमान में चल रहा है, वैज्ञानिक युग और तर्क युग, जहां आज लोग चांद पे जा रहे हैं, वहीं आज तक भारत में गांव में डायन है, इस तरह के कल्पना करने वाले ढेर सारा, मतलब मनुस्मृति मानने वाले ढेर सारा का किस तरह के विचार है वो हम आपको नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम एक टीचर के नाते, आपको एक स्टूडेंट के नाते ये संदेश देते हैं कि आप विज्ञान और तर्क के मार्ग पर चलिए, आप भारत को बदलिए, भारत के व्यवस्था को बदलिए। भारत में जो आज के ज़माना में द्वेष, ईर्ष्या, हर एक आदमी किसी को देखना नहीं चाहता है, वो उसको बदलिए, हर एक में भाईचारा स्थापित कीजिए। यही मूल मंत्र है भारत का, और यही मूल मंत्र पर भारत सदियों से विश्व गुरु रहा है और आगे भी रहेगा। तो मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज इतना ही। आपको हम फ्रांसीसी क्रांति पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिए। अब आपको एक वर्क देते हैं, आप 1 से 24 पेज तक स्टार्ट है, उसको जाके आप पढ़िए। और किसको रंगना है, जैसे देखिए जो डेट होगा उसको आप रंग सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट जगह है उसको आपको रंग सकते हैं, अगर याद है तो नहीं। ऐसा नहीं कि पढ़ने चलें और पूरा किताब को ही रंग दिए। जैसे देखिए 1848 ये एक डेट है, इम्पोर्टेंट डेट है, इसको यहाँ पे रंग दीजिएगा। अब देखिए दास प्रथा, तो दास प्रथा क्या था, इसको भी रंग दीजिएगा। दास प्रथा क्या था, तो जो इम्पोर्टेंट शब्द हो, जो इम्पोर्टेंट डेट हो, उसको रंगिएगा। ऐसे जैसे किताब, अखबार, छपाई, ए न कि पूरा के रंग दीजिए, अरे ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, सब एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछता है। तो इस तरह से किसको रंगना है, हम आपको धीरे धीरे सब सॉफ्टवेयर लोड कर देंगे। आपको एक इतिहास को समझने के साथ साथ आपको एक बेहतर नागरिक भी बना देंगे, जो आप समझ सकते हैं आप गलत और सही के बीचों बीच कैसे रह सकते हैं, और उसको कैसे गलत और सही के बीच में रहने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगा। न्यूट्रल रहना है हमेशा। आप एक अधिकारी बनिएगा तो आपको न्यूट्रल फॉर्म में ही रह के सारे काम करना होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे।